ओके अब देखो, थर्ड लॉ को समझने के लिए आपको आपको थोड़ा सा एक एक आइडिया होना चाहिए न्यूटन का थर्ड लॉ को समझने के लिए। आपको क्या आइडिया होना चाहिए, फोर्सेस कैसे लग रहे हैं। करेक्ट, फोर्सेस किसी सिस्टम में कैसे लग रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको ये बोलता हूं, तो इसके लिए भी हम यहाँ पर थोड़ा सा फ्री बॉडी डायग्राम का कंसेप्ट देखेंगे। उसके बाद हम थोड़ा थर्ड, आई विल कम टू थर्ड लॉ लिटिल लेटर, पर पहले हम थोड़ा फ्री बॉडी डायग्राम देखते हैं क्या होता है। लेट्स ट्राई टू कंस्ट्रक्ट सम फ्री बॉडी डायग्राम्स। ठीक है, करेक्ट। तो हमने सेकेंड लॉ से क्या देखा कि एफ नेट जो है दैट इज हाउ मच, एफ नेट इज मास इनटू एक्सीलरेशन इफ मास इज कांस्टेंट। अगर मास कांस्टेंट है तो एफ नेट कितना होगा, मास इनटू एक्सीलरेशन। तो अब देखो सिंपल सा कंसेप्ट है। जैसे जैसे अभी समझो एक ब्लॉक है मेरे पास, ठीक है। लेट मी ड्रॉ अ ब्लॉक ओवर हियर। ठीक है, तो इस ब्लॉक में अगर इस ब्लॉक में अगर मैं एक फोर्स इधर पे लगाता हूं 5 न्यूटन का, इधर पे लगाता हूं फोर्स, ये चलो थोड़ा वैल्यू और बढ़ा देते हैं। यहाँ पे सपोज मैं 15 न्यूटन का फोर्स लगाता हूँ और इधर में 5 न्यूटन का फोर्स लगाता हूँ और इसका मास है 5 kg का। तो बताओ एक्सीलरेशन कितना होगा। बहुत ही सिंपल सा केस है ये, इसका एक्सीलरेशन कितना होगा, बहुत ही सिंपल सा केस है। एनीवन जल्दी से बताओ कितना होगा इसका एक्सीलरेशन। यस, जल्दी से बताइए कितना होगा इसका एक्सीलरेशन। ओके, तो मुझे देखो कुछ चैट में आया या यूनिट बस गलत लिख दिया है। नहीं नहीं, सिंपल है। देखो देखो यहां पर, अभी देखो यहां पर आप ये समझो नेट फोर्स कितना लग रहा है। ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो एक यहां पर ये आप समझो कि यहां पर नेट फोर्स कितना लग रहा है। हाँ गुड नैनिश, नैनिश का सही है। यूनिट बस सर आपने गड़बड़ कर आपको दिया। कौन सा है, होस्ट वाली सर आईडी पे कौन सा भेजो, आईडी पे? होस्ट वाली आईडी पे भेजो। ओ- ओके सर। ओके, तो अभी देखो यहां पर, ओके 2 3 देखो बहुत ही सिंपल, ठीक है, वेरी सिंपल क्वेश्चन। अगर आप यहाँ पे नेट फोर्स देखोगे अलोंग एक्स, एफ नेट अलोंग एक्स की अगर मैं बात करूं यहाँ पर एफ नेट अलोंग एक्स, तो कितना लग रहा है एफ नेट अलोंग एक्स, 10 न्यूटन लग रहा है। लग रहा है कि नहीं लग रहा है, देखो 15 - 5, बहुत ही सिंपल सा है ना, 15 - 5, करेक्ट। और एफ नेट किसके बराबर होता है, मास इंटू एक्सिलरेशन के बराबर होता है। ठीक है, एफ नेट इज मास इंटू एक्सिलरेशन, तो 10 कैसे आया, 15 - 5। ठीक है, तो अगर मैं मास को 5 kg डाल देता हूं यहां पर, तो क्या आ जाएगा, 10 = 5 × a, देयरफॉर a = 2 मीटर/सेकंड स्क्वायर। ठीक है, समझ में आई बात, समझ में आई बात ये। ओके, ठीक है, तो ये बेसिकली ये एक सिंपल सा फोर्स का क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो अब अगर मैं ऐसे, अगर मैं मतलब इफ आई जस्ट वांट टू एनालाइज कि एक ऑब्जेक्ट, अगर एक टेबल के ऊपर मान लो एक बुक रखी हुई है, उस पर कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं। करेक्ट, अगर मैं एनालाइज करना चाहता हूं एक टेबल के ऊपर एक बुक रखी हुई है और इस पे कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, तो हाउ विल यू रिस्पॉन्ड टू दैट। अगर एक टेबल है और इस पर मुझे फाइंड आउट करना है कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, चलो बताओ। ये एक ब्लॉक है, बुक है, वॉट एवर इट इज। So I want all of you to speak up in this session. ठीक है, तो आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू प्लीज स्पीक अप फॉर दीज सेशंस, तो भी आपको समझ में आएगा, बोलोगे नहीं तो आपको समझ में नहीं आने वाला है। ठीक है, बताओ इस टेबल पे कौन कौन से फोर्सेस लगेंगे, जल्दी बताओ। यस yes. देखो नेचर में ना जो फोर्सेस
ओरिजिनेट होते हैं, ठीक है। कौन कौन से फोर्सेस नेचर में आपको देखने को मिलते हैं, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट फर्स्ट, ठीक है। तो हमें नेचर में वी सी, हमें बस 3 प्रकार के फोर्सेस देखने को मिलते हैं। वन इज ग्रेविटेशनल फोर्स, पढ़ा है आपने ग्रेविटेशनल फोर्स, 10th में पढ़ा होगा आपने, ठीक है। फिर हमें कौन सा फोर्स देखने को मिलता है, वन इज दिस ग्रेविटेशनल फोर्स, ओके। चलिए नेक्स्ट कौन सा फोर्स देखने को मिलता है हमें, इसके बाद और कौन सा फोर्स है, वी हैव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। देन वी हैव न्यूक्लियर फोर्सेस, तो न्यूक्लियर फोर्स में वी हैव वीक एंड स्ट्रॉन्ग। तो सिंपल सा कंसेप्ट है, अर्थ अगर किसी चीज को पुल कर रही है तो दैट्स अ ग्रेविटेशनल पुल, करेक्ट। ग्रेविटेशनल फोर्स कब लगेगा, जब दो मासेस इंटरैक्ट करेंगे, करेक्ट। ये कब लगता है, जब मासेस इंटरैक्ट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कब लगता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कब लगता है, जब चार्जेस इंटरैक्ट, ठीक है। और लेट मी टेल यू, जो मैग्नेटिक फोर्सेस आप देखते हो नेचर में, मैग्नेट के पास जो मैग्नेटिक फोर्स है वो भी यहीं से आ रहा है, चार्जेस के इंटरैक्शन की वजह से ही आ रहा है वो भी, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को एक कैटेगरी में रखा हुआ है, जैसे जो अगर मान लो नॉर्थ पोल साउथ पोल को अट्रैक्ट कर रहा होगा, नॉर्थ पोल को रिपेल कर रहा होगा, तो वो क्यों आ रहा है, वो दैट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ इंटरैक्शन ऑफ चार्जेस, उसकी वजह से आ रहा है वो, ठीक है। आगे पढ़ोगे आप, जब आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ये सब पढ़ोगे तो वहां पर आप ये चीज को फील कर पाओगे, ठीक है। अब चार्जेस में एक और फोर्स है न्यूक्लियर फोर्स। देखो न्यूक्लियर फोर्स क्या है, जनरली पॉजिटिव चार्ज, आप न्यूक्लियस मालूम होगा ना आपको, ठीक है। तो जनरली न्यूक्लियस की टेंडेंसी क्या होती है, न्यूक्लियस की टेंडेंसी होती है कि उसमें पॉजिटिव चार्जेस है, तो पॉजिटिव चार्जेस तो रिपेल करते हैं ना, करेक्ट। तो अब व्हाट इज ऑब्जर्व्ड इज कि जब आप उन्हीं सेम पॉजिटिव चार्जेस को बहुत पास में लेके आते हो, करेक्ट, तो दे स्टार्ट अट्रैक्टिंग। नाउ दिस अट्रैक्शन इज आल्सो सीन इन न्यूट्रॉन्स, हमने अभी तक ये देखा था न्यूट्रॉन्स आर हैविंग नो चार्जेस, बट अगर उनको बहुत पास पास में रखोगे तो उनमें अट्रैक्शन इज सीन एक्चुअली, ठीक है। उसमें अट्रैक्शन देखने को मिलता है उन न्यूक्लियर फोर्सेस में, मतलब कोई भी चार्ज पार्टिकल है, उस चार्ज पार्टिकल अनचार्ज पार्टिकल, तो न्यूट्रॉन्स न्यूट्रॉन्स अगर बहुत पास पास में आएंगे, ठीक है, तो दे विल स्टार्ट अट्रैक्टिंग ईच अदर। प्रोटॉन प्रोटॉन रिपेलिंग, नहीं, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन की बात कर रहा हूं। देखो प्रोटॉन्स जनरली दूर रखे अगर आपने, तो देन दे विल रिपेल, दैट्स अ ऑब्वियस फिनोमिना दैट हैपेंस, करेक्ट। लेकिन अगर वही प्रोटॉन को बहुत पास पास में लेके आओगे आप, ठीक है, वही प्रोटॉन को बहुत पास पास लेके आओगे, तो आपका आपका क्या होगा, व्हाट विल हैपन, दे स्टार्ट अट्रैक्टिंग। नहीं तो बताओ न्यूक्लियस इतना स्टेबल क्यों होता, न्यूक्लियस स्टेबल है मतलब क्या, प्रोटॉन प्रोटॉन एक दूसरे को अट्रैक्ट करे ना, इसलिए तो स्टेबल है न्यूक्लियस आपका, ठीक है। न्यूक्लियस स्टेबल इसीलिए है, ठीक है। तो ये एक अलग तरह का फोर्स, उन्होंने बोला दिस इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ फोर्स। ये सब आप पढ़ोगे कहां पर, जब आप रेडियो एक्टिविटी और ये सब पढ़ोगे ना, तो वहां पर इस टाइप के फोर्सेस आप पढ़ोगे, ठीक है। फिर इनको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस, ओके। फिर वी हैव आल्सो वीक न्यूक्लियर फोर्सेस, जैसे अब आपने सुना होगा आजकल बहुत ये स्ट्रिंग्स थ्योरी और ये सब बहुत कुछ आ रहा है, तो उसमें आपने ये एक वर्ड सुना होगा, कौन सा वर्ड, क्वार्क्स, सुना है। हाँ सर, इलेक्ट्रॉन्स का वी डोंट नो अबाउट, इलेक्ट्रॉन्स को तो मैंने पढ़ा नहीं है, पर इलेक्ट्रॉन का मास ही बहुत कम रहता है, करेक्ट। इलेक्ट्रॉन का मास ही बहुत कम है, तो इलेक्ट्रॉन को अब आज तक ऐसा मतलब अब इट्स नॉट अ जोक ना कि मतलब इतने छोटे पार्टिकल्स एकदम पास पास लेके आ रहे हो, ठीक है। नेचर में ये हो, मतलब न्यूक्लियस में वी सी दैट थिंग हैपनिंग, करेक्ट। तो इलेक्ट्रॉन पास पास लाना कोई मतलब कोई कर नहीं पाया अभी आज तक ऐसा, ठीक है। बट एनीवेज
जो वीक न्यूक्लियर फोर्सेस हैं वो क्या होते हैं, जैसे प्रोटॉन जो है इट इज मेड अप ऑफ क्वार्क्स, करेक्ट। ठीक है, तो अब दो, अगर मान लो दो तीन तरह के क्वार्क्स हैं, तो उनको कौन जोड़े हुए रखे हैं, दैट इज नोन एज वीक न्यूक्लियर फोर्सेस। उन क्वार्क्स को जो चीज जोड़ के रखे हुई है, दैट इज बेसिकली योर वीक न्यूक्लियर फोर्सेस। ठीक है, तो ये तो हो गया अपने फोर्सेस का ओरिजिन। ओके, तो नाउ लेट अस कम बैक टू आवर क्वेश्चन कि अगर मैंने एक बुक टेबल पे रखी है तो इस पे कौन कौन से फोर्सेस लग रहे होंगे, हम इनको इन इन फोर्सेस के रिस्पेक्ट में देखेंगे। ठीक है, तो जनरली आपको ग्रेविटेशनल फोर्स मिलेगा और कौन सा फोर्स मिलेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स मिलेगा। तो generally you get is what you get is a gravitational force and you get is an electromagnetic force। ठीक है बच्चों, ओके, चलो देखते हैं आगे अभी। तो यस, तो मैं एक टेबल बनाते हैं, चलो टेबल पर एक बुक को रखते हैं। ठीक है, एक टेबल बनाएंगे और टेबल पर बुक को रखेंगे। तब देखो इस बुक को इस बुक को अट्रैक्ट कौन करेगा, इस बुक पे कौन कौन से फोर्सेस लगेंगे, आप ऐसा सोच के देखो अभी इस बुक पे कौन कौन से फोर्सेस लग रहे होंगे। एक तो अर्थ अट्रैक्ट करेगा, ये टेबल अर्थ पर ही रखी है ना, तो इस बुक को कौन अट्रैक्ट कर रहा होगा, अर्थ अट्रैक्ट कर रहा होगा कि नहीं कर रहा होगा, डेफिनेटली कर रहा होगा ना। तो इस फोर्स को आप क्या बोलते हो, ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ, जिसको आप mg दिखा देते हो। तो mg तो हमेशा ही लगेगा ना। ठीक है, ओके। अब देखो क्या है कि टेबल की सरफेस पे आपने इस ब्लॉक को रखा हुआ है। ठीक है, और ये ब्लॉक रेस्ट पर है, करेक्ट, ये ब्लॉक क्या है, रेस्ट पर है। तो इस ब्लॉक को रेस्ट पर रहने के लिए आपको नहीं लगता एक अपवर्ड फोर्स भी लगना चाहिए। तो अभी हम केवल ब्लॉक पे देख रहे हैं कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं। ठीक है, तो अगर मैं ब्लॉक की केवल बात करूं, तो अगर मैं इसको हटा देता हूं अभी, तो मैं ओनली ब्लॉक फोर्सेस एक्टिंग ऑन ओनली ब्लॉक। ठीक है, तो कौन कौन से फोर्सेस लग रहे होंगे, एक तो समझो हाँ मैं बता रहा हूं, आई एम कमिंग टू दैट, कौन से कैटेगरी का फोर्स है, वी विल कम टू दैट। ओके ओके, तो देखो ये अर्थ अट्रैक्ट कर रही है ना इसको, अर्थ अट्रैक्ट कर रही है इसको, तो ये क्या हो गया, ये mg का फोर्स हो गया। कर अब बताओ, अब अगर इस ब्लॉक को रेस्ट पर रहना है, अब आप ऐसा सोचो अगर इस ब्लॉक को रेस्ट पर रहना है, तो अब आप इस पे कौन एक अपवर्ड फोर्स लगाओगे ना, इस ब्लॉक पर आप एक अपवर्ड फोर्स लगाओगे। ठीक है, तो जनरली हम फोर्सेस सेंटर ऑफ मास से दिखाते हैं, एक जनरल फ्री बॉडी डायग्राम का रूल रहता है that you have to show it from center, बट अब अगर आपने सेंटर पे नहीं भी लगाया दैट्स आल्सो ऑल राइट। ठीक है, करेक्ट। तो बिकॉज जब आप रिजिड बॉडीज के डायग्राम बनाते हो तो वहां पर आप सेंटर ऑफ मास पे नहीं दिखाते हो फॉर ऑल द टाइम, करेक्ट। तो यहाँ पर हम अभी विल अज्यूम कि सारे पॉइंट्स ऑफ सेंटर ऑफ मास पर ही सारे फोर्सेस लग रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो दूसरा फोर्स है, एक हमें ऐसा फोर्स भी दिखाना पड़ेगा ना, तभी तो ये mg, ये वाला जो ब्लॉक ये रेस्ट पर रहेगा, नहीं तो ये रेस्ट पर रह ही नहीं सकता है ना। तो यहाँ पर ये वाला जो फोर्स है इसको क्या बोलते हैं, नॉर्मल रिएक्शन। n इज बेसिकली योर नॉर्मल रिएक्शन। अब ये नॉर्मल रिएक्शन क्यों लगा, व्हाई डिड दिस नॉर्मल रिएक्शन, क्यों लगा नॉर्मल रिएक्शन, क्योंकि दो सरफेसेस आपस में टच कर रही थी एक दूसरे को, टू सरफेसेस वर टचिंग ईच अदर। ठीक है, समझ रहे हो नॉर्मल रिएक्शन क्यों लग रहा है, क्योंकि दो सरफेस टच कर रही थी एक दूसरे को।
समझ में आई बात कि नहीं आई? ये दो सरफेस एक दूसरे को टच कर रही थी ना, इसलिए नॉर्मल रिएक्शन लगा। समझ में आई बात बच्चों को? समझ में आई कि नहीं आई? कुछ डाउट है इसमें? ओके। तो अब अगर आपको क्लासिफाई करना है नॉर्मल रिएक्शन कौन से टाइप का फोर्स है, ग्रेविटेशनल है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, तो आप क्या बोलोगे? आपको लग रहा होगा ग्रेविटेशनल है ना, यही लग रहा है ना ग्रेविटेशनल है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तो हो ही नहीं सकते, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तो चार्ज पार्टिकल्स में लगता है। पर दिस इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ये कौन सा नॉर्मल रिएक्शन, कौन सा फोर्स है आपका? नॉर्मल रिएक्शन इज बेसिकली अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अब आप बोलोगे सर ऐसा क्यों ना, इट्स अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि इसके एटम्स इसके एटम्स और इसके एटम्स, इसमें कुछ यहाँ पे कुछ एटम्स होंगे ना इस लेयर के, इस लेयर पे, इस लेयर के कुछ एटम्स होंगे, दे विल स्टार्ट इंटरैक्टिंग नाउ। इनके इंटरैक्शन की वजह से आपको नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है, टू बी मोर प्रिसाइज। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? करेक्ट। पर आप जब फ्री बॉडी डायग्राम बनाते तो आप यू डोंट थिंक टू दिस एक्सटेंट कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, ग्रेविटी, डोंट थिंक इन दैट एक्सटेंट। आप ये याद रखो अगर दो सरफेसेस टच कर रही है एक दूसरे को, तो जो फोर्स लग रहा होगा उसमें, दैट फोर्स विल बी बेसिकली योर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। ओके, समझी बात बच्चों को कि नहीं? ठीक है, ये कौन से कैटेगरी में नॉर्मल रिएक्शन? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में। आप किसी चीज को पुल कर रहे हो, आप टच कर रहे हो ना उसको, आपका हाथ टच कर रहा है उस चीज को, करेक्ट? तो ये जो इंटरैक्शन है, ये जो इंटरैक्शन है, दिस आल्सो कम्स अंडर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस। करेक्ट, करेक्ट। तो हमेशा केवल ग्रेविटेशनल फोर्स कौन सा, बस वही वाला फोर्स है जो अर्थ आपको पुल कर रहा है। अदरवाइज मोस्ट ऑफ द इंटरैक्शन, 99% ऑफ द इंटरैक्शन, टेंशन फोर्स अभी आगे आएगा, फ्रिक्शन फोर्स, ऑल दीज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस। करेक्ट, दे आर ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर, क्योंकि दो सरफेसेस आपस में टच कर रही हैं। ठीक है, ओके। तो यहां तक किसी को कुछ डाउट है? कोई चीज समझ में नहीं आई? ओके। तो अभी जब मैं न्यूटन का थर्ड लॉ बताऊंगा तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा क्यों ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, आप उस चीज को फील कर पाओगे। ठीक है, तो एंड तक बने रहना लेक्चर के। ओके, तो ये तो हो गया नॉर्मल रिएक्शन। करेक्ट। तो एक चीज ध्यान रखो, जब भी फ्री बॉडी डायग्राम आप बनाते हो, ठीक है, जब भी आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हो, ओके, तो एक चीज आपका जो ध्यान रखना है, वो आपको कभी ऐसा सोचना, तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड कि भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है कि न्यूक्लियर है कि ग्रेविटेशन है, तो आपको ऐसा सोच के फ्री बॉडी डायग्राम नहीं बनाना है। ओके, मोस्ट ऑफ द फोर्सेस एमजी को छोड़ के सब बाकी सब फोर्सेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ही रहते हैं, इतना ध्यान में रखो। फ्रिक्शन, टेंशन, बाकी सब फोर्सेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ही रहते हैं। ओके, ठीक है। तो बस जस्ट मैं अभी आपको फ्री बॉडी डायग्राम का बेसिक्स बता रहा हूं। तो अगर दो सरफेसेस कांटेक्ट में हैं तो कौन सा फोर्स लगेगा? नॉर्मल रिएक्शन लगेगा। ओके, चलो देन अगर मान लो मेरे पास एक स्ट्रिंग है, इफ आई एम हैविंग ए स्ट्रिंग, और यहां पर मैंने एक बॉक्स को टांग दिया, ये सम ब्लॉक है उसको टांग दिया। ठीक, तो अब देखो अब स्ट्रिंग में कौन सा फोर्स लग रहा होगा? स्ट्रिंग में कौन सा फोर्स लग रहा होगा? तो ये mg का फोर्स, एक ग्रेविटेशनल पुल, अर्थ इसको खींच रही है। करेक्ट, और ये जो स्ट्रिंग है ये इस ब्लॉक को ना ऊपर की तरफ खींचेगा। ये तो अगर आप यहां पे ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे, अगर आप यहां पे ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो ब्लॉक में एक तो फोर्स कौन सा लग रहा है, एक ये वाला फोर्स, ये कौन सा फोर्स है? अर्थ इसको खींच रहा है, mg के फोर्स है। और अब इस ब्लॉक को ना स्ट्रिंग भी खींच रहा है ऊपर की तरफ, तभी तो ये ब्लॉक रेस्ट पर है ना। आप सोच के देखो, अगर कोई चीज को टांग दिया आपने, स्ट्रिंग से लटका के दीवार से ऐसे टांग दी, करेक्ट, तो उसमें एक अपवर्ड फोर्स भी तो होना चाहिए, उसमें भैया एक अपवर्ड फोर्स भी होना चाहिए ना। समझ रहे हो कि नहीं?
यस सर। तभी तो सिस्टम रेस्ट पे रहेगा। रेस्ट को हम कभी कभी बोलते हैं इक्विलिब्रियम, ठीक है। तभी तो ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम पे रहेगा, रहेगा कि नहीं रहेगा। तो अभी जो स्ट्रिंग की वजह से जो फोर्स लगता है उसको क्या बोलते हो आप? टेंशन फोर्स। कौन सा फोर्स? टेंशन। टेंशन मींस टी। एंड ये फोर्स कौन सा है? द फोर्स दैट एक्ट्स ऑन स्ट्रिंग, फोर्स एक्टिंग ऑन स्ट्रिंग्स, ठीक है। तो जो स्ट्रिंग्स में जो फोर्स लगता है दैट फोर्स इज बेसिकली योर टेंशन फोर्स, ठीक है। समझ में आई बात बच्चों को? से समथिंग? यस सर। हाँ सर। ठीक है, ओके। अच्छा, अब आपको लग रहा होगा टेंशन फोर्स क्यों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, तो ये तो बहुत ही सिंपल है समझना। अभी देखो, अभी अगर मान लो यहाँ स्ट्रिंग किसकी बनी होगी? स्ट्रिंग तो एटम्स की बनी होगी ना। तो यहाँ पे जो एटम है नीचे की तरफ पुल हुए, तो भाई ये वाले एटम्स, ये वाले जो यहाँ पे जो एटम्स होंगे, करेक्ट, ये भी, ये वाला एटम अभी इसको पुल करेगा नीचे की तरफ, करेक्ट। और ये वाला एटम इसको, आई मीन देयर विल बी सम एटॉमिक इंटरेक्शन ओवर हियर। तो ये वाला एटम इसको ऐसे पुल करेगा और ये वाला एटम इसको ऐसे पुल करेगा, लाइक दैट। दोनों एक दूसरे को पुल करने स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो स्ट्रिंग आपको देखो, आप देखो जब भी स्ट्रिंग पे, स्ट्रिंग को आप ऐसे किसी मास से लटका दोगे तो आप देखोगे स्ट्रिंग जो टाइट हो गई है, स्ट्रिंग इज इन अ टाइट पोजीशन, इसको TAUT बोलते हैं, स्ट्रिंग इज टॉट। ये वर्ड कभी कभी क्वेश्चन में पूछते हैं आपको। तो स्ट्रिंग इज, अगर ऐसे दिया स्ट्रिंग इज टॉट, मतलब स्ट्रिंग जो है वो टाइट हो गई है, ठीक है। स्ट्रिंग टेंशन में है, स्ट्रिंग इज इन अ टेंस्ड पोजीशन। गिटार बजाते हो आप? गिटार कोई बजाता है यहाँ पर? गिटार में क्या करता है? स्ट्रिंग को टाइट करते हो कि नहीं करते हो? करेक्ट। तो आप क्या बोलोगे? स्ट्रिंग इज टॉट, यू नो, लाइक दैट। चलो, तो आई होप टेंशन फोर्स समझ में आया आप बच्चों को, ठीक है। देन वी ऑल्सो हैव फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। फ्रिक्शनल फोर्स के ऊपर यू नो विल बी डीलिंग इट सेपरेटली इन अ चैप्टर। पर फ्रिक्शनल फोर्स अभी आप समझ लो, फ्रिक्शनल फोर्स क्यों लगता है? अगेन, दो सरफेस जब रब करती है ना, फ्रिक्शनल फोर्स को मराठी में क्या बोलते हैं? घर्षण। घर्षण मतलब क्या हुआ? when two objects they rub with each other then only frictional force will act, no? है कि नहीं बच्चों? बताओ जल्दी से मुझे। यस फ्रिक्शनल फोर्स तो तभी लगता है जब दो ऑब्जेक्ट रब करते हैं, और सर। दो ऑब्जेक्ट जब रब करते हैं ना, तो अगेन उसमें एटॉमिक इंटरेक्शन होता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट फ्रिक्शनल फोर्स इज आल्सो अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? जैसे सपोज एक ब्लॉक को मैंने यहाँ पे 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, बट लेट्स से ब्लॉक मूव ही नहीं किया। अब आप देखो यहाँ पे कोई स्ट्रिंग नहीं लगी है, कुछ नॉर्मल नहीं है, एंड ऑल दैट थिंग, करेक्ट। तो अब आप क्या बोलोगे कि भाई यहाँ पर क्या लग रहा है? यहाँ पर एक फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है जिसका भी मैग्नीट्यूड कितना है? 10 न्यूटन का। तभी ये सिस्टम इक्विलिब्रियम पे रहेगा। इक्विलिब्रियम पे रहने के लिए ये कंडीशन बहुत ही मस्ट है कि ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स इक्वल होना चाहिए। बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? एकदम डे टू डे लाइफ में आप इस चीज को यूज करते हो। अगर यहाँ का ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स इक्वल होगा, तभी ये पार्टिकल इक्विलिब्रियम पे रहेगा। अगर मान लो मैं बोलता हूँ ये 10 न्यूटन है और ये भी 10 न्यूटन है, ठीक है, तो क्या इस पे कुछ एक्सीलरेशन लगेगा? इस पे एक्सीलरेशन होगा 0। मतलब या तो अगर समझो ये इसकी वेलोसिटी जीरो हो सकती है, या इसकी वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट रहेगी। वेलोसिटी विल बी ऑलवेज कांस्टेंट, ठीक है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? मतलब अगर ये 5 मीटर पर सेकेंड इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो इट विल कंटिन्यूअसली मूव इन दिस डायरेक्शन विद द स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, कि वही तो न्यूटन का लॉ बोलता है। और मैंने आपको बताया मोशन क्या है? मोशन एक क्या है? मोशन क्या है? मोशन एक फंडामेंटल, ये है नेचर है ऑब्जेक्ट का मूव करना, ठीक है। आपके रहते हैं ना कुछ फंडामेंटल राइट्स एंड ऑल, जिनको कोई वायलेट नहीं कर सकता है, ठीक है। उसी तरह जो नेचर है ये किसी ऑब्जेक्ट का एक फंडामेंटल, क्या बोलते हैं उसको,
फंडामेंटल चीज है नेचर किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए। ओके चलो, तो ये समझ में आया ये बच्चों को? चलो, सो नाउ हैविंग सेड ऑल दीस फोर्सेस एंड ऑल, सो हमने कौन कौन से फोर्सेस देखे वी सॉ। तो ध्यान रखो, नॉर्मल फोर्स कब लगाना है आपको? जब दो सरफेसेस जो है ना वो कांटेक्ट में है, तब आपको नॉर्मल फोर्स लगाना है। टेंशन फोर्स कब लगाना है? टेंशन फोर्स कब लगाना है? जब मतलब ऐसा समझो, टेंशन फोर्स कब लगाओगे आप? जब कोई स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग के ऊपर आपका टेंशन फोर्स या इस तरह से ऑल दिस फोर्सेस विल एक्ट ऑन स्ट्रिंग्स। और फ्रिक्शनल फोर्स कब लगता है? जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को रब करते हैं, ठीक है, दो ऑब्जेक्ट के बीच में देयर सम रबिंग टेकिंग प्लेस, यू नो, देन फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट ऐसे ही रखा है, समझ रहे हो, अगर मान लो मैंने इस एक कोई ऑब्जेक्ट को ऐसे रख दिया है, तो क्या इसमें फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा होगा? इस पे अभी फ्रिक्शनल फोर्स नहीं लग रहा है, रेस्ट पर है। तो जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पर रहते हैं तो उस पर फ्रिक्शनल फोर्स कितना हो जाता है? 0 हो जाता है। ठीक है, तो तीन फोर्सेस हमने देखे, कौन कौन से? नॉर्मल, टेंशन एंड फ्रिक्शन। ओके, और तीनों कैटेगरी भी हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस में ही आती हैं। ठीक है, अभी हम न्यूटन का थर्ड लॉ पढ़ेंगे तो आपको समझेगा क्यों मैं बोल रहा हूँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की कैटेगरी में आते हैं ये फोर्सेस। ठीक है, समझ में आया आपको ये बात? ये बात समझ में आई बच्चों को? आई होप समझ में आया होगा आपको। तो चलो अब न्यूटन का थर्ड लॉ देखते हैं। और ये कोई बताना चाहेगा न्यूटन का थर्ड लॉ? वैसे न्यूटन का थर्ड लॉ तो बहुत ही फेमस है। यस, थर्ड लॉ, एनीवन वुड लाइक टू रिकॉल? पढ़ा है आपने कभी पहले? ओके, Yes, sir. वेरी फेमस Sir, न्यूटन का थर्ड लॉ इज every वेरी। action has an equal and opposite reaction. हाँ, तो एक पार्ट बहुत लोग बोलते हैं, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन ना? टू एवरी एक्शन देयर इज, to every action there is equal and opposite, there is equal and opposite reaction। ठीक है, और इसके बाद एक लाइन आपको और ऐड करनी है इसमें, these action reaction pairs act on two different bodies। These action reaction pairs they are acting on, these action reaction pairs are acting on टू डिफरेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पॉइंट जनरली बच्चे मिस कर जाते हैं। ठीक है, आर एक्टिंग ऑन टू डिफरेंट बॉडीज। ओके, तो अब चलो इसका मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे सपोज अभी मैंने आपको बताया ग्रेविटेशनल पुल, ठीक है, तो लेट्स सी अबाउट ग्रेविटेशनल पुल। तो अर्थ जो है ना, अर्थ इज अट्रैक्टिंग, लेट्स से मून को अर्थ अट्रैक्ट कर रही है ना। मून को चलो किससे बने, ब्लू कलर से बना देते हैं। अर्थ इज अट्रैक्टिंग मून, ठीक है, ऐसे समझो। तो अभी अर्थ जितने फोर्स से मून को अट्रैक्ट कर रही होगी, उतने ही फोर्स से मून भी अर्थ को अट्रैक्ट कर रहा है। प्लीज रिमेंबर दिस। एंड डू यू सी दीज टू फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स? डू यू सी दीज टू फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स? ठीक है, तो जितने फोर्स से अर्थ मून को अट्रैक्ट कर रही है, उतने फोर्स से मून भी अर्थ को अट्रैक्ट कर रहा है। एंड दिस इज ट्रू फॉर एनी ऑब्जेक्ट दैट इज प्लेस्ड ऑन अर्थ। अगर आपने इस टेबल पे जो हमने ऊपर टेबल बनाई थी, ब्लॉक था ना टेबल पर, ठीक है, तो उस ब्लॉक को मान लो, इस ब्लॉक को अर्थ अट्रैक्ट कर रही है ना विद सम फोर्स, मैंने mg लिखा था। ठीक है, व्हाट डज दिस इंप्लाई? कि ब्लॉक को भी अर्थ, ये mg कौन है, कौन किस पे लगा रहा है? अर्थ लगा रहा है ब्लॉक पे। अर्थ exerts on block। ठीक है, तो ब्लॉक भी भैया अर्थ पर एक mg का फोर्स लगा रहा होगा, सेम अमाउंट का। समझ रहे हो, जितना फोर्स mg है उतना ही ब्लॉक भी अर्थ पे लगा रहा होगा। मतलब अगर आप अर्थ देखोगे यहां पर, तो ब्लॉक भी अर्थ पर एक ऐसे फोर्स लगा रहा होगा, एंड दिस फोर्स विल बी आल्सो mg। ठीक है,
दोनों इक्वल एंड, तो देखो now let's try to see it from this definition. To every action there is equal and opposite reaction. Yes, to every action there is equal and opposite reaction, that is true. And are these action reaction pairs acting on two different bodies? Yes, ये दोनों different bodies पर ही लग रहे हैं, तो एक्शन रिएक्शन पेयर हमेशा डिफरेंट बॉडीज पर ही लगते हैं। तो अगर मैं बोलूं यहां पर मैंने जो आपको ये बताया था mg और n, करेक्ट, mg और n, तो क्या ये एक्शन रिएक्शन पेयर्स हैं? आर दिस एक्शन रिएक्शन पेयर्स इवन दो दे आर इक्वल एंड ऑपोजिट? बताओ मुझे। देखो ये इक्वल एंड ऑपोजिट है ना, mg इज इक्वल टू n, तभी तो आपका ये ब्लॉक रेस्ट पे रहेगा। तो क्या ये एक्शन रिएक्शन पेयर्स हैं mg और n? ये ग्रेविटेशन है, ये आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, क्या ये एक्शन रिएक्शन पेयर्स हैं? जल्दी बताओ मुझे। Yes, sir. हैं एक्शन रिएक्शन पेयर्स? Yes, sir. नहीं है ना, अभी मैंने आपको बताया एक्शन रिएक्शन पेयर्स अलग अलग बॉडीज पे लगते हैं। कहाँ ये अलग अलग बॉडीज पे लग रहे हैं? तो सेम ही बॉडी पे लग रहा है ना, तो ये एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं है। एक्शन रिएक्शन पेयर के लिए कंडीशन क्या है? इक्वल एंड ऑपोजिट तो होने चाहिए, लेकिन वो अलग अलग बॉडीज पे भी लगने चाहिए, तो ही आपका एक्शन रिएक्शन पेयर बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। ओके, हाँ बोलो, Sir? क्या डाउट है? सर अभी ये mg जो है ये ब्लॉक अर्थ पे लगा रहा है ना, तो अर्थ उसके नहीं, ये उसको ब्लॉक अर्थ पे नहीं लगा रही, ये अर्थ ब्लॉक पे लगा रहा है, समझ रहे हो? ये वाला जो mg है ये अर्थ ब्लॉक पे लगा रहा है। अर्थ exerts this force of mg on this block. ये वाला n क्या है? नॉर्मल रिएक्शन। टेबल exerts a force on this block. ये सारे फोर्सेस ब्लॉक पे लग रहे हैं, ठीक है? सर मतलब मुझे बोलना था कि जो मून पे जैसे होता है कि मून भी अर्थ को खींच रहा है और अर्थ भी मून को खींच रहा है, हाँ तो वैसे इसमें नहीं होगा? होगा ना, मैंने बताया ना आपको, यहाँ पे नीचे देखो मैंने आपको क्या बताया। अगर ये अर्थ इस ब्लॉक को mg फोर्स से खींच रहा है, अर्थ exerts फोर्स ऑन ब्लॉक, करेक्ट, अर्थ exerts फोर्स ऑन ब्लॉक, करेक्ट। तो ये mg कौन सा? ये ब्लॉक भी इस अर्थ को खींच रहा है विद सम फोर्स mg, दैट इज देयर। मतलब अगर आपने एक बुक टेबल पे रखी है, तो बुक अर्थ को खींच रही है विद द फोर्स ऑफ mg। क्या आप खींच रहे हो अर्थ को? यस, आप खींच रहे हो अर्थ को, ठीक है, विद द सेम फोर्स जितने फोर्स से अर्थ आपको खींच रही है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो ये पॉइंट? आर यू Yes, sir. अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट? यस सर। ओके, तो अब बताओ मुझे, क्या यहाँ पे टेंशन और mg, क्या टेंशन और mg एक्शन रिएक्शन पेयर्स होंगे? क्या टेंशन और mg एक्शन रिएक्शन पेयर्स होंगे? यस बच्चों, जल्दी बताओ। टेंशन, यहां पे भी देखो टेंशन इज इक्वल टू mg, इक्वल एंड ऑपोजिट है, तो क्या ये एक्शन रिएक्शन पेयर्स होंगे? आपका आंसर होना चाहिए यस और नो, जल्दी नो बताओ। सर। नहीं होंगे, क्यों नहीं होंगे? अलग अलग बॉडीज पे लग रहे हैं, ठीक है? समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है बात? ठीक है, चलो आपको और एग्जांपल देख देता हूं एक्शन रिएक्शन पेयर्स के। समझो एक मेरे पास मैग्नेट है, ठीक है, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। तो अब समझो ये साउथ पोल इस नॉर्थ पोल को ऐसे खींचा, इस साउथ पोल ने इस मैग्नेट के नॉर्थ पोल को ऐसे खींचा, तो इस नॉर्थ पोल ने भी साउथ पोल को ऐसे खींचा ना, है कि नहीं है? इस साउथ पोल ने इस मैग्नेट के नॉर्थ पोल को अपनी तरफ खींचा और इस साउथ पोल ने इस मैग्नेट के नॉर्थ पोल को अपनी तरफ खींचा, ठीक है? ठीक, तो क्या ये एक्शन रिएक्शन पेयर्स हैं? यस सर। क्या ये एक्शन रिएक्शन पेयर्स हैं? आर दीज फोर्सेस एक्शन एंड रिएक्शन पेयर्स? यस दे आर, बिकॉज इक्वल एंड ऑपोजिट है और दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स पे लग रहे हैं, ठीक है? इक्वल एंड ऑपोजिट है और दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स पे लग रहे हैं, तो ये आपके एक्शन रिएक्शन पेयर्स हैं। समझ में आई इतनी बात? समझ में आई इतनी बात? सर ओके, यस। सो जो न्यूटन का जो थर्ड लॉ है वो इट सेज कि कोई भी फोर्स ले लो, अगर कोई फोर्स इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट कर रहा है तो उसका एक रिएक्शन पेयर होगा ही होगा, समझ रहे हो?
अगर आप कोई भी फोर्स इस यूनिवर्स में उठा लो, उसका एक रिएक्शन पेयर हमेशा एग्जिस्ट करेगा। कोई भी फोर्स इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, ठीक है। तो अगर आप कोई सा भी फोर्स लेते हो, आप बोलते हो सन अर्थ को अट्रैक्ट करता है, तो अर्थ भी सन को अट्रैक्ट करती है ना, ठीक है। समझ रहे हो ये पॉइंट? तो कोई भी आप फोर्स लो, इफ यू वांट टू जस्ट टेल मी सम एनी फोर्स, आई विल टेल यू उसका रिएक्शन पेयर क्या होगा, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखो, इस यूनिवर्स में कोई भी अगर फोर्स है तो उसका रिएक्शन पेयर होगा ही होगा। चलो, तो हमने जो एग्जांपल देखे उसमें उस पर देखते हैं रिएक्शन पेयर्स कहां पर है, या आप लोग जस्ट बताओ मुझे। तो सपोज पहले टेबल वाला एग्जांपल देखते हैं। पहले टेबल देखा था ना हमने, ओके। तो एक टेबल बनाता हूं पहले, चलो ठीक है। तो ये टेबल बनाते हैं यहाँ पर, ठीक। मान लो एक टेबल है और इस पे मैंने क्या रखा है, एक ब्लॉक रखा है। तो ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम देखेंगे और अभी हम लोग एक टेबल का भी फ्री बॉडी डायग्राम देखेंगे। तो जब मैं फ्री बॉडी डायग्राम बोल रहा हूं तो फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब हुआ कि अभी केवल उस ऑब्जेक्ट पर, केवल ब्लॉक को फोकस करो और उस पर बताओ कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं। केवल इस टेबल को फोकस करो, उस पर बताओ कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, ठीक है। तो बताओ इस ब्लॉक पे कौन कौन से फोर्सेस लग रहे होंगे। ये हमने देखा था ना अभी, ये ब्लॉक रेस्ट पर है, इस पे कौन कौन से फोर्सेस लग रहे होंगे। सर ग्रेविटेशनल ये फोर्स। एमजी का फोर्स mg एमजी का फोर्स लग रहा होगा, ठीक है। तो एक तो एमजी का फोर्स लग रहा होगा इसमें, ठीक है। और कौन सा फोर्स लग रहा होगा, नॉर्मल नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा। और फोर्सेस देखो मैं सेंटर ऑफ मास से बना रहा हूँ सारे, ठीक है। तो इसमें एक एमजी का फोर्स लग रहा है और एक नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है, ठीक है। अब बताओ इस टेबल पे कौन कौन से फोर्सेस लग रहे होंगे। टेबल का भी तो एमजी होगा, होगा ना टेबल का एमजी। तो चलो अभी मैं फॉर सेक ऑफ सिंपलिसिटी में एक काम करता हूँ, नॉर्मल रिएक्शन को ऐसे दिखा देता हूँ। मतलब ये नॉर्मल रिएक्शन कौन लगा रहा है, टेबल लगा रहा है, कहां पे, इस ब्लॉक पे लगा रहा है, ठीक है। तो ये नॉर्मल रिएक्शन कौन लगा रहा है, ये नॉर्मल रिएक्शन टेबल लगा रहा है। तो ऐसे आपको समझ में आएगा थोड़ा, ठीक है। तो देखो अब इस टेबल के इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, मास ऑफ टेबल टाइम्स जी, होगा कि नहीं होगा, करेक्ट। तो ये फोर्स कौन एक्सर्ट कर रहा है, एम जी, और ये एम टेबल जी कौन एक्सर्ट कर रहा है, ये फोर्स कौन एक्सर्ट कर रहा है, जल्दी बताओ। ये फोर्स अर्थ एक्सर्ट कर रहा है ना, ये फोर्स कौन एक्सर्ट कर रहा है, ये फोर्स अर्थ एक्सर्ट कर रहा है, ठीक है। ये फोर्स अर्थ एक्सर्ट कर रहा है। तो क्या यहां पर ये मास भी इस अर्थ पे एक mg का फोर्स लगा रहा होगा कि नहीं लगा रहा होगा, लगा रहा है, डेफिनेटली लगा रहा है, करेक्ट। यहां पर अगर आप देखोगे क्या ये टेबल इस अर्थ पे एक इतना m टेबल इंटू जी का फोर्स लगा रही होगी कि नहीं, डेफिनेटली लगा रही होगी, ठीक है। तो ये इसका रिएक्शन पेयर हो गया। तो ये जो फोर्स मैंने बोला था mg, इसका रिएक्शन पेयर आपको यहां पे मिल रहा है, ओके। चलो अब देखो यहां पर ये नॉर्मल रिएक्शन है, कौन सा फोर्स है, ये नॉर्मल रिएक्शन है, ठीक। तो अब इसका रिएक्शन पेयर कहां मिलेगा, एनी गैस, एनी गैस, एनी बच्चे का, किसी बच्चे का कोई गैस, नॉर्मल रिएक्शन कहां मिलेगा आपको, इसका रिएक्शन पेयर कहां मिलेगा, इस नॉर्मल का रिएक्शन पेयर कहां मिलेगा आपको। सर टेबल पे, जो टेबल किस डायरेक्शन में मिलेगा, थर्ड लॉ देखो, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। क्योंकि ये फोर्स टेबल ब्लॉक पे लगा रहा था, तो ब्लॉक उल्टा टेबल पे फोर्स लगाएगा, ठीक है। ये ब्लॉक टेबल पे फोर्स लगा रहा था, तो ये टेबल ब्लॉक पे फोर्स लगाएगी ना, सॉरी, ये ब्लॉक टेबल पे फोर्स लगाएगा। पहले कौन था, टेबल ब्लॉक पे लगा रहा था, तो ब्लॉक टेबल पे, सिंपल, ठीक है। टेबल ब्लॉक पे तो ब्लॉक टेबल पर, तो अभी यहां पे नॉर्मल रिएक्शन ये हो जाएगा, ठीक है। और बताओ इस टेबल पे और कोई फोर्स लग रहा होगा, बस ये दो फोर्स लग रहे हैं, क्या ये दो फोर्स लग रहे हैं इस टेबल पे, क्या ये इस टेबल पर यही दो फोर्स लग रहे हैं, बच्चों जल्दी बताओ, क्या इस टेबल पर यही दो फोर्सेस लग रहे हैं कि और कोई
और भी कोई फोर्स लग रहा है? अगर देखो केवल यही दो फोर्सेस लगेंगे आपकी टेबल पर, ठीक है, तो आपकी टेबल जो है ना वो नीचे अर्थ के सेंटर की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देगी। तो इस फोर्स को बैलेंस करने के लिए एक ये देखो दोनों डाउनवर्ड फोर्सेस है ना बच्चों, दिख रहे हैं बच्चों? यस, ये दोनों ये दोनों कौन से फोर्सेस हैं? डाउनवर्ड फोर्सेस हैं। तो इन दो डाउनवर्ड फोर्सेस को बैलेंस करने के लिए ये दो यहाँ पर अपवर्ड फोर्स लगना चाहिए ना, करेक्ट। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं एन नॉट ए बी एन नॉट। एन नॉट इज बेसिकली व्हाट? नॉर्मल रिएक्शन ऑफ ग्राउंड, नॉर्मल रिएक्शन ऑफ ग्राउंड, ठीक है। तो अब देखो अब बैलेंस हो गए कि नहीं हो गए? ये एन, ये मास ऑफ द टेबल, ये एन नॉट और ये एन नॉट, नाउ इट इज इन बैलेंस स्टेट, ठीक है। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर और नॉट? Yes, sir. ओके, कुछ डाउट किसी का? कोई डाउट नहीं है? तो अब यहाँ पर आपको देखो एक चीज ये समझ में आ रही होगी कि जब मैंने बोला नॉर्मल रिएक्शन इज व्हाट, नॉर्मल रिएक्शन इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। नॉर्मल रिएक्शन इज व्हाट? नॉर्मल रिएक्शन इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। तो व्हाट डू आई एग्जैक्टली मीन विद दिस इज कि जब भी किसी भी सरफेस पे, अभी देखो ये एक डिफरेंट टाइप की सरफेस है, और अगर मैं यहाँ पर टेबल बनाता हूँ तो टेबल इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ सरफेस ना, इसके मॉलिक्यूल्स डिफरेंट है, करेक्ट, उनका बॉन्डिंग अलग होगा, इट्स बट डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, व्हाटएवर द केस इज, दे आर काइंड ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, ठीक है। एक बॉडी के नहीं, उस सेंस से भी डिफरेंट हो सकते हैं, ठीक। तो अब देखो क्या होगा, ये वाले मॉलिक्यूल्स और ये वाले मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे? ये वाले मॉलिक्यूल्स इस मॉलिक्यूल को ऐसे प्रेस करेंगे, तो यहाँ पे भी एक्शन रिएक्शन पेयर्स आपको समझ में आएगा। इसको नीचे की तरफ प्रेस करें ना ये वाले मॉलिक्यूल्स, इन रिटर्न इस सरफेस के मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे? इस सरफेस के मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे? इस वाले सरफेस के मॉलिक्यूल्स को ऊपर की तरफ प्रेस करेंगे ना, करेक्ट। तो ये कौन लगा रहा है? ये वाला फोर्स कौन लगा रहा है? ये वाले मॉलिक्यूल्स लगा रहे हैं। ये वाला फोर्स कौन लगा रहा है? ये वाले मॉलिक्यूल्स लगा रहे हैं। यू आर गेटिंग दिस पॉइंट और नॉट? आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? ठीक है। Yes. तो इसलिए मैंने बोला नॉर्मल रिएक्शन इज आल्सो अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, क्योंकि दो सरफेसेस के बीच में लग रहा है। आप हैंड से किसी चीज को पुश कर रहे हो तो वो भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ही होगा, क्योंकि आपके जो आपका जो हैंड जिस भी सरफेस से टच कर रहा है उतने मॉलिक्यूल्स आपके हाथ पे कुछ फोर्स लगा रहे होंगे, और आपका हाथ उतने मॉलिक्यूल्स पे कुछ फोर्स लगा रहा होगा, ठीक है। समझ में आई बात? समझ में आई बात कि Yes, नहीं? sir. ओके, ठीक है। और इसी तरह से टेंशन फोर्स भी मैंने आपको बताया। टेंशन फोर्स में क्या होता है, ये वाला मॉलिक्यूल, सपोज ये ऐसे मॉलिक्यूल्स है, तो अब आपने इसको यहाँ से ऐसे खींचा तो ऑलरेडी ये मॉलिक्यूल्स और ये मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को खींच रहे हैं ना। ये वाला मॉलिक्यूल इस मॉलिक्यूल को ऐसे खींच रहा है, ये वाला मॉलिक्यूल इस मॉलिक्यूल को ऐसे खींच रहा है, ठीक है। समझ रहे हो? ये वाला मॉलिक्यूल इसको खींच रहा है, ये वाला मॉलिक्यूल इसको ऐसे खींच रहा है, ठीक। तो व्हाट हैपेंस कि जब आप इसको ऐसे खींचते हो तो ये वाला जो फोर्स है ना, इन दोनों के बीच का फोर्स, ये स्लाइटली बढ़ जाता है, ठीक है। ये वाला फोर्स है ना, ये थोड़ा सा बढ़ जाता है वाला फोर्स, काइंड ऑफ, यू नो। तो ये आपकी जो स्ट्रिंग है ना, स्ट्रिंग थोड़ी सी आप स्ट्रिंग को ऐसे टच करो तो यू कैन फील स्ट्रिंग इज काइंड ऑफ टाइट, स्ट्रिंग इज इन अ टाइट पोजीशन, यू नो, लाइक दैट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब मैंने जैसे आपको स्ट्रिंग्स बताई थी, करेक्ट। स्ट्रिंग की अगर मैं बात करूं तो मुझे यहाँ पे एक स्ट्रिंग है और यहाँ पर एक ब्लॉक है, वो लगाया है मैंने,
ठीक है, स्ट्रिंग और एक ऐसे ब्लॉक लगा दिया मैंने। तो अब देखो यहाँ पर ये ब्लॉक है और ये स्ट्रिंग है। ठीक, तो इस ब्लॉक पे कौन से फोर्स लग रहे होंगे? एक mg का फोर्स लग रहा होगा। ठीक है, इस ब्लॉक पर एक mg का फोर्स लग रहा होगा और यहाँ पे कौन सा लग रहा होगा फोर्स? यहाँ पर एक टेंशन का फोर्स लग रहा होगा ना, वी हैव सीन दैट। तो अब इस टेंशन का रिएक्शन फोर्स कहाँ पर होगा? तो अभी मैंने बताया mg मतलब ये अर्थ इसको mg से खींच रही है और ये ब्लॉक भी इस अर्थ को एक mg फोर्स से खींच रहा है। ठीक है, और अब बताओ मुझे इस स्ट्रिंग में भी कौन कौन से फोर्सेस लग रहे होंगे? तो अब ये स्ट्रिंग इस ब्लॉक को खींच रही है तो ब्लॉक भी स्ट्रिंग को खींच रहा होगा, तो ये टेंशन फोर्स यहाँ पर ऐसे लग जाएगा। ठीक है, और अगर आप ऊपर देखोगे मतलब इट इज कनेक्टेड टू दिस क्या सीलिंग, तो सीलिंग इसको ऐसे ऊपर की फोर्स से खींच रही होगी F, और यहाँ पर mg इज इक्वल टू T और यहाँ पे T इज इक्वल टू F, तभी सिस्टम इक्विलिब्रियम पे रहेगा। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है सिस्टम इज एट रेस्ट। इक्विलिब्रियम का क्या मतलब होता है? इक्विलिब्रियम मींस सिस्टम इज एट रेस्ट। ठीक है, समझी बात बच्चों को? इज इट क्लियर और नॉट? ठीक है, चलो ठीक। ओके, तो डू यू सी वन थिंग ओवर हियर कि ये जो बॉल दिख रही है आपको, ये अर्थ इसको अट्रैक्ट कर रही है। तो यहाँ पर देखो ये कौन इस बॉल को कौन अट्रैक्ट करे? अर्थ, और ये अर्थ भी इस बॉल को अट्रैक्ट करे। टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। ठीक है, और ये टेबल पे रखी है, करेक्ट। तो टेबल पे देखो ये ब्लॉक, ये जो बॉल है ये टेबल पर एक नीचे की तरफ फोर्स एग्जर्ट कर रही होगी, टेबल इस बॉल पर एक ऊपर की तरफ फोर्स एग्जर्ट कर रही होगी। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? तो यहाँ पर ये जो बेसिकली ये जो इन्होंने बनाया है, दिस इज व्हाट, दिस इज योर नॉर्मल रिएक्शन। ये जो है ना, दिस इज बेसिकली नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट और नॉट? Yes, sir. ठीक है, सर यस टेल मी। सर इसमें ये जो हमने अर्थ और बॉल में जो हमने बनाया है, हाँ, मतलब फोर्सेस के डायरेक्शन वो उल्टे होने चाहिए ना, क्योंकि अर्थ ये उसे वाला खींच रही है, मतलब ये वाला फोर्स कौन है, किस पर है? फोर्स ऑन दिस कैंटलूप ऑन अर्थ, FCE लिखा है ना, F ऑफ कैंटलूप ऑन अर्थ। ठीक है, ये अर्थ इस सी पे, इस कैंटलूप पे फोर्स लगा रही सर है। वो कैंटलूप उसके तरफ खींच रहा है ना? क्या क्या? हाँ, तो ये अर्थ इस पे लगा रही है सर ना, तो ये अर्थ जो इसको नीचे की तरफ अभी आपने खींचेगी। हाईलाइट किया है, ये वाला जो फोर्स है ना, ये अर्थ इस बॉल कैंटलूप पर नीचे की तरफ लगा रही है। ठीक है, और बॉल या जो कैंटलूप यहाँ पे लिखा हुआ है, दिस कैंटलूप इज एक्सर्टिंग अ फोर्स ऑन अर्थ इन दिस डायरेक्शन। ठीक है, उसी तरह नॉर्मल रिएक्शन देखो, ये जो कैंटलूप है ये इस पर एक ऐसे फोर्स लगा रहा होगा, नॉर्मल एन इसको आप बोल सकते हो, और टेबल इस पर एक ऐसे फोर्स लगा रही होगी। यहाँ पर यू कैन से इट लाइक दिस। ठीक है, समझ में आई बात कि नहीं? यस सर। ओके, ट्राई सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम। Try solving this problem, all of you. तो भी इस पे मैं आपको दिखाऊंगा फ्री बॉडी डायग्राम कैसे आपको यूज करना फ्री बॉडी डायग्राम का। एक चीज ध्यान रखना, पुलिस के केस में जब भी कोई भी स्ट्रिंग पुलिस से कनेक्टेड रहती है ना, प्लीज रिमेंबर दिस वन पॉइंट, कि जब भी आप किसी भी चीज को पुलिस से कनेक्ट कर देते हो, स्ट्रिंग्स को पुलिस से कनेक्ट कर देते हो, तो क्या होगा, व्हाट विल हैपन? पुली में जो टेंशन है, सपोज यहाँ पे टेंशन आपका 5 न्यूटन का आ रहा है ना, तो थ्रू आउट द स्ट्रिंग ये टेंशन सेम रहेगा। यहाँ पे अगर 5 न्यूटन का टेंशन है, मतलब टेंशन फोर्स ऐसे दिखाया आपने, तो यहाँ पे भी 5 न्यूटन का ही टेंशन रहने वाला है। ठीक है, ठीक है, समझ में आई बात? तो पुली में हमेशा ध्यान रखना, टेंशन फोर्स जो है ना,
वो सेम रहते थ्रू आउट द स्ट्रिंग। तो जैसे अगर यहाँ पे पुली की अगर आप स्ट्रिंग की बात कर रहे हो तो हर एक पॉइंट पे स्ट्रिंग पे टेंशन जो है वो सेम रहने वाला है। ठीक है, प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस। चलो जल्दी से इस क्वेश्चन को देखो, सॉल्व हो रहा है आपसे। देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है आपको। देखो आप पहले क्या करो ना, फ्री बॉडी डायग्राम। तो फ्री बॉडी डायग्राम जो है FBD जिसको आप बोलते हैं, तो जब भी आप किसी भी ऑब्जेक्ट का फ्री बॉडी डायग्राम निकालते हो तो आपको उस सिस्टम केवल उस, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुझे M1 का FBD निकालना है, ठीक है, तो मैं केवल M1 में देखूंगा कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं। देन आई नॉट ऑब्जर्व टेबल पे कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, पुली पे कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, नहीं, हम केवल M1 पर ऑब्जर्व करेंगे कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं। ठीक है, ठीक है ना, चलो लेट्स सी दैट। ठीक है, तो अभी देखो ये M1 है, तो इसमें एक तो M1G फोर्स लग रहा होगा नीचे की तरफ ना, एक कौन सा फोर्स लग रहा होगा, M1G फोर्स लग रहा होगा कहाँ पे, अर्थ की तरफ। ठीक है, और ये टेबल से एक नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा ऐसे। ठीक, तो एक ये mg फोर्स लग रहा होगा और एक ये नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा। ठीक है, चलो अब देखो यहाँ पर ये कौन सा फोर्स है और कौन सा फोर्स लग रहा होगा, टेंशन फोर्स लग रहा है। देखो स्ट्रिंग है ना, स्ट्रिंग में कौन सा फोर्स लगता है, स्ट्रिंग में टेंशन फोर्स T लग रहा होगा। देखो इक्वेशन कैसे बनाते हैं। ठीक है, और यहां पर कौन सा फोर्स लग रहा होगा, यहां पर एक फोर्स F लग रहा है। ठीक है, अब आप एक्सीलरेट, अब लेट अस अज्यूम कि इसका जो एक्सीलरेशन है, इसका जो एक्सीलरेशन है ये इस डायरेक्शन में हो रहा है। लेट्स अज्यूम इट लाइक दिस, इसका एक्सीलरेशन भी इस डायरेक्शन में हो रहा है। ठीक है, तो अभी देखो, अभी मैंने आपको एक केस बताया था जहां पर एक सिंपल सा ब्लॉक था और अभी समझो ये 15 न्यूटन का है और ये 5 न्यूटन है, तो ऑब्वियसली नेट फोर्स कहाँ की तरफ है, 15 न्यूटन वाले की तरफ। तो नेट फोर्स आपने कैसे निकाला, नेट फोर्स along x 15 न्यूटन minus 5 न्यूटन which is 10 न्यूटन। ठीक है, तो 15 minus 5 which is basically your 10 न्यूटन्स। ठीक है कि नहीं है, करेक्ट। तो नेट फोर्स बेसिकली 10 न्यूटन का इस डायरेक्शन में लग रहा है। ठीक है, और इसका एक्सीलरेशन का भी जो डायरेक्शन होगा वो भी यही होगा। ठीक है ना, करेक्ट। तभी से अभी अगर मैं बोल दूं इसका एक्सीलरेशन का डायरेक्शन ये, मतलब F वाला फोर्स बड़ा है। ओके, तो अब देखो इसकी इक्वेशन कैसे लिखेंगे, हम इसकी इक्वेशन ऐसे लिखेंगे, तो नॉर्मल रिएक्शन तो mg के बराबर ही है। ठीक है, और ये F, दिस फोर्स F which is given as m2g/2, तो दिस फोर्स F is actually equal to T, दिस फोर्स F is equal to T, सॉरी आई एम सॉरी, ये अगर हो जाएगा तो इक्विलिब्रियम पे हो जाएगा, बट बिकॉज दिस इज एक्सीलरेटिंग इन दिस डायरेक्शन, तो यहां पर क्या क्या लिख दोगे आप इसको, F माइनस T इक्वल्स टू, ये M1 था ना, इसको M1 लिख लेते हैं, दिस इज M1 इक्वल्स टू M1 इंटू ए। तो जैसे अगर आपको इसका एक्सीलरेशन निकालना है तो क्या, अगर मैंने बोल दे 5 kg का ब्लॉक है तो 10 इज इक्वल टू 5 इंटू ए, तो वही, तो देखो इसी तरह से मैंने ये वाली इक्वेशन लिख दी है, F माइनस T इक्वल्स टू M1 इंटू ए। समझ रहे हो कि नहीं, आर यू अंडरस्टैंडिंग, वेरी सिमिलर टू दिस केस। ठीक है, चलो अब देखते हैं M2 वाला ब्लॉक, M2 वाले ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बना के देखते हैं। ठीक है, M2 वाले ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम, तो M2 वाले ब्लॉक में कौन कौन से फोर्सेस लग रहे होंगे, एक तो mg लग रहा होगा अगेन, ठीक है, एक mg लग रहा होगा। ठीक है, तो mg बेसिकली ऐसे लग रहा होगा ना, ओके, ठीक, ये mg लग गया। ठीक है, और कौन सा फोर्स लग रहा होगा,
एक mg लग रहा होगा और दूसरा कौन सा फोर्स लग रहा होगा, टेंशन लग रहा होगा, टेंशन ना, टेंशन लग रहा होगा। ठीक है, और यहाँ पर एक फोर्स लग रहा होगा टेंशन। ठीक है, अब देखो यहाँ पर, अब दिस ब्लॉक इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन ए। ठीक है, तो ये M2 वाला ब्लॉक भी ऊपर की तरफ मूव करेगा ए की तरफ, मतलब दिस विल आल्सो मूव ऊपर की तरफ ना। तो इसमें एक्सीलरेशन कहां पर लगेगा, इस पे एक्सीलरेशन ऊपर की तरफ लग रहा है। तो एनी गेसेस इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, ये M2 है। एनी गेस इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, जल्दी से बताओ इसकी इक्वेशन क्या बनेगी। यस बच्चों, कितना, सर T minus mg equals to या m T minus M2G equals to M2A. So this is my equation number 2. ठीक है, करेक्ट। अब यहाँ पे आई थिंक आपको दिया है F की जो वैल्यू है, इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है F की जो वैल्यू वो M2G/2 है। ठीक है, तो यहाँ पे F को आप M2G/2 रख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर आप इसको रख सकते हो M2G/2 माइनस T इक्वल्स टू M1A। इक्वेशन 1 थी अपनी। अच्छा, अभी अगर मैं इन दो इक्वेशंस को ऐड कर दूं, अभी अगर मैं इन दो इक्वेशंस को ऐड कर देता हूं, T और T कैंसिल आउट हो गए। ओके ओके आर्य, टेल दैट अगेन। तो मेरे पास कितना आ जाएगा, देखो यहाँ पर व्हेन आई सॉल्व दिस, मेरे पास क्या है, कितना आ जाएगा, माइनस M2G/2 इक्वल्स टू M1 प्लस M2 टाइम्स A। करेक्ट, हमें फाइंड क्या करना था यहाँ पर, व्हाट वी वर सपोज्ड टू फाइंड, फाइंड द एक्सीलरेशन ऑफ M1। तो A का एक्सीलरेशन कितना होगा, देयरफॉर A इज इक्वल टू माइनस M2G/2 M1 प्लस M2। अच्छा, अभी जब भी अगर आपका माइनस साइन आ रहा है, ये क्या इंप्लाई करता है कि आपने एक्सीलरेशन इस डायरेक्शन में अज्यूम किया था। ठीक है, आपने एक्सीलरेशन इस डायरेक्शन में अज्यूम किया था, बट बिकॉज मेरा माइनस आ गया, तो मतलब जो एक्चुअल एक्सीलरेशन, सो दिस वाज अज्यूम्ड। पर अगर आपका आंसर में माइनस से आ रहा है, तो एक्चुअल एक्सीलरेशन का डायरेक्शन ऐसा है, एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन। ठीक है, समझ में आई बात। ओके, तो एक सेकंड। तो यहां पर आप इसको देखो, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस अलोंग एक्स। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस अलोंग एक्स, दिस शुड बी इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। तो व्हेन आई राइट this means what, I am summing up all the forces that are acting along x axis. अब ये वाला जो 2 वाली इक्वेशन बनी थी, ये क्या था, sum of all the forces along y, this is should be equal to ma। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। तो यहां पर मैं ये इस सेकंड इक्वेशन में मैं ये देख रहा हूँ, फर्स्ट इक्वेशन में मैं ये देख रहा हूँ। ओके, चलो अब इक्वेशन देखते कैसे बनी एक बार फिर से। तो बस सिंपल है, F माइनस टी। क्यों, अभी समझो, लेट्स अज्यूम, यहाँ पे मैं कुछ वैल्यूज ले लेता हूँ। अभी समझो, अगर मैंने अज्यूम किया एक्सीलरेशन ये है, तो मतलब हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि F वाला फोर्स T वाले फोर्स से ज्यादा होगा। करेक्ट, तो अगर मैंने यहाँ पे बोला ये 10 न्यूटन है, तो T वाला फोर्स कितना हो गया, T वाला फोर्स मान लो हो सकता है 6 न्यूटन हो जाए। लेट अस अज्यूम इट लाइक दिस। करेक्ट, तो अब बताओ एक्स एक्सिस के अबाउट नेट फोर्स कितना आएगा, एक्स एक्सिस के अबाउट नेट फोर्स कितना आएगा, आप क्या लिखोगे, 10 माइनस 6 लिखोगे ना, ऐसे तो लिखोगे आप। तो यहां पर अभी हमें नंबर्स नहीं दिए, हमें क्या दिया गया, वेरिएबल्स दिए गए। वेरिएबल्स मतलब हुआ F और T आर काइंड ऑफ अ वेरिएबल ओवर हियर। करेक्ट, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, F माइनस टी, दिस इज इक्वल टू M1 है। ठीक है, समझा। इसी तरह यहां पर देखो, करेक्ट, अगेन अगेन आई कैन टेक सम वैल्यूज। हो सकता है 10 मेरा, T मेरा 6 न्यूटन का हो, M2G हो सकता है मेरा 2 न्यूटन का ही हो केवल। ठीक है, तो जब आप नेट फोर्स अलोंग y कैलकुलेट करोगे, तो आप क्या बोलोगे, 6 माइनस 2, दिस इज माई नेट फोर्स दैट इज एक्टिंग। तो आप बोलोगे T माइनस M2G, दिस इज इक्वल टू M2A। ठीक है, आप यही बोलोगे ना। समझ में आई बात की नहीं, यस बच्चों, हाँ सर, समझा। ओके, सो वांट टू नोट इट डाउन।
नोट डाउन करना है तो जल्दी से नोट डाउन कर लो। ओके, और छोटा कर दो, रुको इसको और एक सेकंड ना, इसको चलो ठीक है, दिस कंप्लीट क्वेश्चन। जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, मैंने लिखा है आपकी स्क्रीन पर। ओके, जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करो और बताओ मुझे इसका आंसर क्या आएगा। जल्दी सॉल्व करो, खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो इस क्वेश्चन को अभी। ओके, तो देखो अभी पहले 15 kg का एक ब्लॉक निकालते हैं यहाँ पर, उस पर देखते हैं कौन कौन से फोर्सेस लग रहे होंगे। ठीक है, ठीक है, 15 kg, फिर 10 kg और ये 5 kg। ठीक, देखो यहाँ पे एक 90 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, और मान लेते हैं इनके बीच में ना, इसके बीच में एक्शन रिएक्शन पेयर्स लगेंगे ना, तो अभी समझो अगर इसके बीच में आप ऐसा बोलते हो F1 या N1 फोर्स लग रहा है, तो यहाँ पे भी N1 का फोर्स लगेगा। ये ब्लॉक इस पर फोर्स लगा रहा है, ये ब्लॉक इस पर फोर्स लगा रहा है। ठीक है, अब ये ब्लॉक इस पर फोर्स लगाएगा, ये ब्लॉक इस पर फोर्स लगाएगा, बिकॉज टू एवरी एक्शन देयर हैज टू बी इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन एक्टिंग ऑन टू डिफरेंट बॉडीज। तो अब अगर ये N2 है तो ये भी N2 होगा ना। ठीक है, ठीक है, ओके, ये 15 kg, 10 kg एंड 5 kg। ठीक, चलो तो यहाँ पर देखो ये कितना हो गया। तो अब क्योंकि फोर्स ऐसे लग रहा है, और हम फ्रिक्शन यहाँ पर अज्यूम करेंगे नहीं लग रहा है। ठीक है, क्योंकि नहीं तो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया रहता है फ्रिक्शन के बारे में भी कुछ आपको। तो अगर हम ऐसा अज्यूम करते हैं इसका एक्सीलरेशन ये है, इट इज इन दिस डायरेक्शन, तो आपको नहीं लगता इस ब्लॉक का भी एक्सीलरेशन ए होगा, इस ब्लॉक का भी एक्सीलरेशन ए होगा, इस ब्लॉक का भी एक्सीलरेशन ए होगा, होगा कि नहीं होगा? और यहाँ पे इनफैक्ट आप एक्सीलरेशन कैलकुलेट भी कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर आप इस पूरी चीज को सिस्टम की तरह ट्रीट करते हो, एक ब्लॉक की तरह ट्रीट करते हो, मतलब कहने का मतलब ये हुआ इन तीनों ब्लॉक्स को एक ब्लॉक की तरह ट्रीट करते हो, तो F तो आपको मालूम है मास इनटू एक्सीलरेशन, क्योंकि तीनों ब्लॉक देखो साथ में चलेंगे। हाँ, F कितना हो गया? F हो गया 90 न्यूटन्स, मास हो गया 30, ए एक्सीलरेशन, तो एक्सीलरेशन इज 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर देखो, तो ए इस डायरेक्शन में ना, तो यहाँ पे क्या इक्वेशन बनेगी? 90 माइनस N1 इक्वल्स टू m मास इनटू एक्सीलरेशन। मास कितना है? 15, ए कितना है? 3, या अगर आपको ऐसे लिखना है आप इसको ऐसे लिख सकते हो, 90 माइनस N1 इक्वल्स टू m इंटू ए। ठीक है, यहाँ पर देखो क्या इक्वेशन बनेगी? N1 माइनस N2 इक्वल्स टू 10 इंटू ए, दिस इज 10 इंटू 3। ठीक है, इसी तरह N2 इक्वल्स टू 5 इंटू 3। ठीक है, ठीक है कि नहीं बच्चों? करेक्ट। तो अब इन तीनों इक्वेशंस को अगर आप ऐड कर दोगे, ऐड तो मत करो वैसे, यहाँ पे ऐड करने की जरूरत नहीं है। N2 की वैल्यू देखो कितनी आ गई, यहाँ से 15 आ रही है ना आपकी, N2 की वैल्यू कितनी आ रही है? 15 आ रही है। तो यहाँ पे आप N1 माइनस N2 इक्वल्स टू m है अगेन, और N2 की वैल्यू, तो यहाँ पर हम क्या दे रहे हैं? सम ऑफ ऑल द फोर्सेस अलोंग x इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। प्लीज रिमेंबर दिस पॉइंट, हम केवल x एक्सिस के फोर्सेस को कंसीडर कर रहे हैं। यहाँ पर mg भी लग रहा है, n भी लग रहा है, बट mg इज ऑलवेज इक्वल टू n, मतलब जो फ्लोर नॉर्मल रिएक्शन दे रहा होगा।
सेम फॉर 10 kg ब्लॉक, सेम फॉर 5 kg ब्लॉक, करेक्ट। तो N2 की वैल्यू कितनी आ गई? 15 आ गई। यहां से देखो N2 की वैल्यू कितनी आ गई? 15 न्यूटन आ गई। मतलब 10 और 5 के बीच में कौन कितना फोर्स लग रहा है? 15 न्यूटन का लग रहा है। और अगर आप 15 को यहाँ N1 माइनस N2 इक्वल टू 30 यहाँ पे पुट कर देते हो तो N1 इज इक्वल टू 30 प्लस 15 न्यूटन्स विच इज 45 न्यूटन्स। ठीक है, समझ में आई बात कि नहीं आई बच्चों? तो इसके और इसके बीच में कितना फोर्स लग रहा होगा? इसके बीच में 15 न्यूटन का लग रहा है, इसके बीच में कितना लग रहा है? 45 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। 15 और 10 के बीच में 45 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। तो इज दिस पॉइंट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। जल्दी से इसको सॉल्व करके देखो कितना आ रहा है। ये वाला 5 kg और ये 3 kg, वैसे क्वेश्चन में लिखा हुआ है फिर भी दिस वन इज 5 kg, दिस इज 3 kg। ठीक है, जल्दी से बताओ मुझे क्या आंसर होगा इसका। देखो कैसा है ना, अभी जो हमने इसके पहले वाला जो क्वेश्चन के, ये सब ना बहुत बेसिक बेसिक वाले क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बेसिस पर ही आपके ना सारे क्वेश्चन बेस्ड रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट सेशन में हम लोग और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा कैसे क्वेश्चंस को इसमें आपको सॉल्व करने हैं। ओके, यहाँ पर देखो, पहले तो हम 5 kg वाले ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, तो ऑब्वियसली जो ब्लॉक है ये दिस विल स्टार्ट एक्सीलरेटिंग 5 kg की तरफ ना, और यहाँ पे 3 kg का फ्री बॉडी डायग्राम निकालते हैं। ठीक है, 5 kg का बनाता है, 3 kg का निकालते हैं। तो 5 kg वाले ब्लॉक में देखो दिस इज mg, करेक्ट। और ऊपर कौन सा फोर्स लग रहा है? टेंशन लग रहा है। देखो मैं सारे मोस्टली यहाँ पे ट्राई किया करो सेंटर ऑफ मास में सब आप फोर्सेस दिखाओ। यहाँ पर अगेन यहाँ पर mg और टेंशन फोर्स मैं लिखूंगा बाद में। ठीक है, तो देखो कौन कौन सा फोर्स लग रहा है यहाँ पर? एक mg का फोर्स लग रहा है, ठीक है, और एक टेंशन, इस स्ट्रिंग में टेंशन भी तो है ना, टेंशन का फोर्स। अगेन एक यहाँ पर mg का फोर्स लग रहा है और यहाँ पर एक टेंशन का फोर्स। ठीक है, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? ओके, ठीक है। अब ऑब्वियस सी बात है कि 5 kg वाला ब्लॉक इसको नीचे की तरफ लेके जाएगा, तो हम एक्सीलरेशन का डायरेक्शन ऐसे निकाल यहाँ पर दिखाएंगे। तो ये नीचे जा रहे तो ये वाला ब्लॉक ऊपर आएगा। आप चाहो तो आप एक्सीलरेशन को ऊपर भी लेके कर सकते हो उसको सॉल्व, पर अगर आप ऊपर की तरफ एक्सीलरेशन बनाओगे तो आपका क्या होगा? देन व्हाट हैपेंस, तो जो आपका फाइनल आंसर आएगा दैट विल कम एज नेगेटिव। मैंने ये केस पहले ऊपर डिस्कस कर चुका हूं मैं। ठीक है, तो देखो अभी यहाँ पर हाउ दिस गोज इज, तो यहाँ पर m की वैल्यू है 5 kg और यहाँ पर m की वैल्यू है 3 kg। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ मैं? 5g, मतलब इसको मैं ऐसे लिखूंगा, देखो नीचे वाला फोर्स बड़ा है एज कम्पेयर टू ऊपर वाला फोर्स, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? mg माइनस t इज इक्वल टू ma। ठीक है, करेक्ट। तो इस फाइनली आपकी क्वेश्चन कुछ ऐसे आ जाएगा, 5g माइनस t इक्वल्स टू 5a। ये फोर्स बड़ा है ना, ये फोर्स छोटा होगा। ओके, इसी तरह यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या इक्वेशन बनेगी? यहाँ पर अभी ये ब्लॉक ऊपर की तरफ जा रहा है, ये ब्लॉक अगर ऊपर की तरफ जा रहा है मतलब क्या हुआ? टेंशन इज ग्रेटर एज कंपेयर टू mg ना, तो यहाँ पर इक्वेशन क्या बन जाएंगी? t माइनस mg इक्वल्स टू ma। तो यहाँ पे m क्या है? 3 है, तो t माइनस 3g इक्वल्स टू 3 है। समझे इक्वेशन क्या क्या बनी? तो दो इक्वेशन बन गई मेरे पास। कौन कौन से? 5g माइनस टी इक्वल्स टू 5 है, t माइनस 3g इक्वल्स टू 3 है। तो हमें एक्सीलरेशन फाइंड करना है, तो ऐड कर दोगे दोनों को तो टी कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा? 2g बचेगा यहाँ पर, विच इज इक्वल टू हाउ मच? 8a,
करेक्ट। तो अगर आप g को 10 पकड़ लेते तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20/8, करेक्ट। तो 4 2 जा 8, 4 5 जा 20 which is approximately 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज अ फाइनल आंसर। समझ में आया बच्चों को? समझ में आया कि नहीं आया बच्चों को? कुछ डाउट है इसमें? सर फिर से एक बार समझाइए ना। फिर से एक बार समझाओ। क्या फिर से कौन सा स्टेप फिर से समझाओ, बताओ जल्दी से मुझे। देखो बेसिकली यहाँ पे क्या है, ये ब्लॉक नीचे की तरफ 5 kg वाला ब्लॉक ऑब्वियसली नीचे की तरफ आएगा ना, ठीक है, और 3 kg वाला ब्लॉक ऊपर की तरफ आएगा। तो बस एक्सीलरेशन का डायरेक्शन नीचे की तरफ है। कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, mg और t। देखो अगर आप स्ट्रिंग देखो तो टेंशन बना दो, दो सरफेसेस आपस में देखो चिपकी हुई तो नॉर्मल रिएक्शन बना दो उन दो सरफेसेस के बीच में। ये हमेशा आपको करना है। स्ट्रिंग दिखे तो टी बना दो, दो सरफेसेस चिपकी हुई दिखे तो वहां पर नॉर्मल रिएक्शन दिखा दो। सेम थिंग फॉर दिस सेकंड 3 kg वाला ब्लॉक, mg एंड टी, ठीक है, समझ रहे हो? तो बस अभी यहां पर इक्वेशन क्या बन रही है आपकी, mg माइनस टी इज इक्वल टू m है, क्योंकि mg इज ग्रेटर, mg वाला जो फोर्स है ये t के कंपैरिजन में ग्रेटर है ना, है कि नहीं है? यस सर। mg वाला फोर्स ग्रेटर है एज कंपेयर टू दिस t, ठीक है। यहां पर एक्सीलरेशन ऊपर हो रहा है, मतलब t वाला फोर्स बड़ा होगा mg के कंपैरिजन में, ठीक है। तो बस अभी यहां पर ये ऑब्जर्व करो कौन सा फोर्स ग्रेटर है, उसके बाद फिर ग्रेटर फोर्स स्मॉलर फोर्स को सब्ट्रैक्ट कर दो, ये नेट फोर्स आ गया। तो यहां पर हम कौन सा, यहाँ पे व्हाट विल से सम ऑफ ऑल द फोर्सेस अलोंग y इज इक्वल टू m है। सीइंग दिस, यहाँ पे सम ऑफ ऑल द फोर्सेस अलोंग y दिस इज इक्वल टू m है, ठीक है। तो यहाँ पे y एक्सिस, क्योंकि x एक्सिस के अबाउट तो फोर्स ही नहीं लग रहा है ना, तो समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस अलोंग y इज इक्वल टू m है। तो mg माइनस टी ग्रेटर फोर्स माइनस स्मॉलर फोर्स, mg माइनस टी इज इक्वल टू m है। ओके, सेम यहां पर t माइनस mg इज इक्वल टू m है, ठीक है। बस फिर दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दिया मैंने तो आई गेट आंसर लाइक दिस। समझ में आई बात बच्चों को? यस सर। ओके, तो एक चीज, एक छोटी सी चीज है, छोटा सा पॉइंट है कि जो फोर्स का एसआई यूनिट होता है, फोर्स का एसआई यूनिट क्या होता है, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जिसको आप न्यूटन बोलते हो। और सीजीएस यूनिट जो होता है ये क्या होता है, ये होता है ग्राम सेंटीमीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर, जिसको आप डाइन बोलते हो। तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 रेज़ टू कितनी डाइन्स, 5। ये प्रूव करके देखना आप लोग, ठीक है, फोर्स, ठीक, इसको लिख लो, छोटा सा पॉइंट है। जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व करो, बताओ मुझे कितना है इसका आंसर। थोड़ा सोचो, देखो कैसा है, आपको सोचना है फिजिक्स में, ठीक है, इमेजिन करना है। ओके, तो जो पहले के जो फॉर्मूलेज है उनको रिकॉल करो, इमेजिन करो फिजिक्स में, ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व होते हैं फिजिक्स में, ठीक है। चलो देखो, यहां मैंने आपको क्या बताया था, F इज इक्वल टू डेल्टा P बाई डेल्टा टी, या अगर हम इसको डिफरेंशियल फॉर्म में लिखें तो इट वुड बी dP बाई dt, ठीक है। और देखो मैंने आपको एक और इक्वेशन बताई थी v इंटू डी एम बाई डी टी प्लस m इंटू डी वी बाई डी टी, ठीक है। तब यहां पर बोला है वेलोसिटी इज ऑलमोस्ट लाइक कांस्टेंट, वेलोसिटी उस पॉइंट पे कांस्टेंट रहेगी लाइक दैट। और गैसेस किस रेट से निकल रही हैं, 0.05 kg of gas per second at a velocity of 400 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। द एक्सिलरेटिंग फोर्स ऑन द रॉकेट इज, तो गैसेस का जो वेलोसिटी है बेसिकली वो सेम है, वो 400 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से निकल रही है गैस, ठीक है। तो पहले फोर्स निकाल लेते हैं। तो यहां पर बेसिकली अभी देखो ये वाला जो टर्म है ना, ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा, करेक्ट, ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा। और
we get V as V 400 into dm by dt कितना हो जाएगा? तो यहाँ पर हो जाएगा 0.05 kg। तो एक्सिलरेटिंग फोर्स मतलब फोर्स कितना लग रहा होगा, अनदर वे ऑफ सेइंग दैट, तो फोर्स विल बी अप्रोक्सीमेटली हाउ मच, 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा होगा यहाँ पर। ठीक है, समझ में आई बात? समझ में आई कि नहीं? मास है ना 400, आपने मास कैसे लिया उधर? क्या क्या 400 400 is not the mass, 400 is, देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है, a हाँ, Diwali उसी- rocket is ejecting 0.05 kg of gases per second, मतलब उस रॉकेट से इतनी गैसेस एवरी सेकेंड आर कमिंग आउट। यस सर, तो आपने वो ऐसा फॉर्मूला कैसे बनाया, वो डेरिवेशन की मदद से, डेरिवेटिव्स की मदद से? हाँ मैंने ऊपर बताया था ना आपको, नेक्स्ट लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था, देखो ये वाला देखो फॉर्मूला बताया था ना मैंने आपको, कहाँ गया फॉर्मूला मेरा, ये देखो ये फॉर्मूला था कि नहीं था अपना, सी दिस फॉर्मूला dp by dt, इसको मैंने बॉक्स में भी किया है। ठीक है, तो भी यहाँ पर क्या dm by dt आपको दिया हुआ है और वेलोसिटी बोले कांस्टेंट है, dp by dt क्या होता है, फोर्स होता है ना, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? ओके, तो यहाँ पर आप देखो, चलो तो इसको पोस्ट कर दूंगा ग्रुप पे, ठीक है, समझ में आया? ओके, तो हाँ, तो बहुत सी चीज आप पहली बार ही सुनोगे। तो दूसरी चीज क्या है, देखो यहाँ पर क्या दिया, 0.05 kg ऑफ गैसेस पर सेकेंड, मतलब क्या हुआ, मास पर केजी हो गया ना। देखो इसका डायमेंशन अगर आप निकालोगे तो कितना आएगा, दिस इज सेम एज 0.05 kg एवरी सेकेंड इज रिलीज्ड डाउन। ठीक है,